देखिए, आज हर बार जैसे बीपीएससी की परीक्षा होती है, यूपीएससी की परीक्षा होती है या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम होता है, तो उसके पहले मैं एक बार ज़रूर आप लोगों से बात करता हूँ। और इस बातचीत का उद्देश्य ये होता है कि कम से कम आप कंफर्ट ज़ोन में रहें। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम, आजकल जो भी एग्ज़ाम हो गया है, तो सबसे अधिक ज़रूरी है कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन में रहें और मेंटल पीस में रहें। क्योंकि एक शांत आदमी, एक कंफर्टेबल महसूस करता हुआ आदमी किसी भी परेशान आदमी से ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकता है। प्रयास में स्थिरता रहेगी, दिमाग शांत रहेगा, तो परिणाम आपका ज़रूर ही बेहतर आएगा। चूँकि अक्सर कुछ गलतियाँ होती हैं परीक्षा के दौरान, और वो हम पहले बता देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये परीक्षा के 2-3 दिन पहले ही ये बातें करने लायक होती हैं और उसी समय ये बातें समझ में भी आती हैं। इसीलिए मैंने आप सबको आज यहाँ पर बुलाया है। सबसे पहली बात कि परीक्षा के बारे में एक ध्यान ले लीजिए कि कभी भी यह आपके 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने की पढ़ाई का मापक नहीं है। चूँकि बीपीएससी बिहार में 10-12 करोड़, 15 करोड़ लोग हैं और उसमें कुछ सैकड़ों में लोग अधिकारी बनते हैं, तो यह परीक्षा सामान्य परीक्षा और सामान्य प्रक्रिया से तो नहीं चलती है। कहीं न कहीं एक असामान्य टफनेस लेवल, मेंटल और फिजिकल भी ढूँढा जाता है। तो आपको यदि इस परीक्षा में पास होना है तो कुछ न कुछ असामान्य कैरेक्टर आपके अंदर भी होना चाहिए। इसका मतलब एबनॉर्मल से नहीं है, कुछ स्पेशल से है, ठीक है? तो इन चीज़ों को पाने के लिए यह 1 दिन में या 2 दिन में या 2-4 महीने बनने वाला मामला नहीं है, इसीलिए इसमें इतनी लंबी प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाता है। तो आप ये मान लीजिए कि जब आप मेंटली बहुत साउंड रहेंगे, बहुत पीसफुल रहेंगे, कंपोज़र आपका बहुत परफेक्ट रहेगा, तभी जाके आप गेस कर पाएँगे कि हमने जो पढ़ा था उसमें यह आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है। मान लीजिए आपने क्लास 9th में कोई बात पढ़ी है और परीक्षा के दौरान उसको रिकॉल करके आपने उसका आंसर दे दिया, तो क्या यह आपके परिणाम में सहायक होगा कि नहीं होगा? तो सबसे पहले हम उस जगह पर आते हैं कि मान लीजिए आपने जो पढ़ाई की और किसी कारण से इस 2-3 महीने में आपने कम पढ़ाई की या कुछ चीज़ें रह गई, क्योंकि कोई कितना भी पढ़ेगा ना, अंत में कुछ ना कुछ रह ही जाएगा, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। क्योंकि सागर है, आपने इस किताब से पढ़ा है, कोई आ गया आपका साथी दूसरा किताब लेकर कि भाई ये वाला पढ़े हो क्या? बचिए, वो आपका दोस्त नहीं दुश्मन है, वो आपको परेशान करने के लिए आ रहा है। क्योंकि हर आदमी का सेट ऑफ नॉलेज, सेट ऑफ बुक्स, सेट ऑफ गाइडेंस अलग-अलग है, लेकिन फिर भी उसमें से मैक्सिमम लोग जो सफल करने योग्य हैं, वो सफल होंगे। क्यों? क्योंकि 150 में 90 सफलता का यदि पैमाना है, तो 90 अलग-अलग सवाल अलग-अलग लोगों ने किया, लेकिन उन्होंने 90 क्रॉस कर लिया, ठीक है? तो ये मान के चलिए कि 20 साल का मामला है, जो आपने पढ़ाई की है, 25 साल जो आपने पढ़ाई की है, किसी की 30 साल आयु है तो यदि उसमें 25 साल पढ़ाई किया है, तो उसको रिकॉल करना है और अपने आप को अगले 3-4 दिन में आप मेंटली और फिजिकली इतना टफ बनाइए कि वो रिकॉल हो सके। मैथ में जो कैलकुलेशन सीखा है आपने, ज़्यादातर लोगों ने 10th के पहले ही सीखा है, तो क्या वो मैथ का कैलकुलेशन आपको वहाँ काम नहीं आएगा? आप रिवीजन कर लीजिए फार्मूलाज़ का, देखिए कि इसमें कॉस्ट प्राइस में क्या लगता है, सेल प्राइस में क्या लगता है, बोर्ड एंड स्ट्रीम में क्या लगता है, थोड़ा सा देख लीजिए। लेकिन वो आपके अपने आप को बैक कीजिए कि हमने यदि पढ़ा है तो यह सही होगा, ठीक है? दूसरा जो महत्वपूर्ण बात होती है कि जैसे कि आपका सेंटर है, बहुत लोग सेंटर में उलझे हुए हैं, कहाँ दे दिया। एक बार ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, यदि आपके साथ समस्या हो रही है तो यह किसी और के साथ भी हो रही है, इसलिए आपने आयोग ने विशेष तौर पर आपको परेशान करने के लिए चुना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेंटली परेशान मत होइए। हर आदमी को अपनी जगह पे कोशिश कीजिए, यदि संभव हो तो 1 दिन पहले पहुंच जाइए, क्योंकि जिस दिन आपको एग्ज़ाम देना है, यदि आप उस दिन वहाँ पहुँचते हैं तो आप सुबह से परेशान रहेंगे। जो दिन आपका सबसे बेहतर दिन होना है, उसी दिन सबसे अधिक आप परेशान होंगे। हमने कई ऐसे विद्यार्थियों को देखा है कि परीक्षा हॉल के पहले स्टेशन पर जाके सोए हुए हैं, न नहाने का ठीक है, न खाने का ठीक है, रात में सो भी नहीं पाए ढंग से, ठीक है? और उसके बाद जाके परेशान होकर परीक्षा हॉल में आधी ऊर्जा के साथ पहुँचे, पूरी मेहनत बेकार। इसी तरीके से भले देखने में, सुनने में अटपटा लगे कि आपको परीक्षा के पहले क्या खाना है, संत बन जाइए। यानी कि अब 4 दिन परीक्षा है तो 4 दिन मटन चिकन नहीं खाइए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, आज मटन खा लेते हैं, चिकन खा लेते हैं, कोई बीमार पड़ गए तब। तो कम से कम संभव हो तो सात्विक भोजन कीजिए, कद्दू, लौकी या जो भी उस तरह की चीज़ें हैं जो सुपाच्य हों और जिससे आपका शरीर जो है 4-5 दिन में बीमार न पड़े। तो उन चीज़ों को भी ध्यान रखिए। दूसरा,
आप साथ ही साथ यदि कुछ सप्लीमेंट्री मेडिसिन वगैरह नहीं लेते हैं तब भी कुछ ले लीजिए, 2-4 दिन डॉक्टर से पूछ के कि हमको क्या चाहिए उस तरह का कुछ मेडिसिन ले लीजिए, सो दैट कि आप इन 4 दिन में यदि अभी बीमार नहीं है तो बीमार न पड़े, और यदि अभी बीमार हैं तो तुरंत ठीक होने का कुछ उपाय कर लीजिए। परीक्षा केंद्र के अंदर भी कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। जैसे कभी भी अपने आप को काबिल मत समझिए। जैसे आप में से कई लोग पहली बार दे रहे हैं, कई लोग दूसरी बार, तीसरी बार, तो दूसरा तीसरा बार वाला होता है ना, वो अपने को बहुत काबिल समझता है कि हमको बहुत इन्फॉर्मेशन है, हमको पता है कौन चीज़ कहाँ भरना है, हमको मत समझाइए, आप ही ढेर जानते हैं। इस सब तरह का शब्दावली का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि क्या होगा कि कोई भी आप मान लीजिए लाइन में लगे हैं, सिपाही है, बोला ठीक से लगो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, वो आपके बाद 4 आदमी को और बोलेगा, और यदि आप उससे उलझ गए तो ये तय है कि आपका रिजल्ट प्रभावित होगा। तो ये प्रभावित नहीं होने देना है। यदि आप, कई बार आप देखे होंगे यूट्यूब चैनल पे आजकल बोलते हैं कि अपने खुशी की चाबी आप किसी और को कैसे दे सकते हैं। आप किस मेंटल फ्रेम में रहेंगे ये कौन तय करेगा, केवल और केवल आप। यदि आप किसी से उलझ जाते हैं, ये उलझना कहीं हो सकता है। मान लीजिए आपको हड़बड़ी हो रही है, रास्ते में ऑटो में देर हो रहा है, ऑटो वाला कोई डांट दिए, उसी से उलझ गए, बस वाला से उलझ गए। तो जितनी भी ऐसी परेशानियां हैं ना संभावित, सोचिए कि नहीं आज हमको शांत रहना है। ये नहीं कि 10 आदमी से नहीं उलझे और 11वां पे बोले कि हम 10 आदमी को छोड़ें, तुमको नहीं छोड़ेंगे, 10 का गुस्सा उतार उसको उतार दिए। तो हम लोग ये अपने अनुभव से, अपने कल्पना से ये बात बता रहे हैं कि आपको उन चीज़ों से बचना है, और ये छोटी छोटी बातें हैं जिनसे रिजल्ट तय होता है। जो OMR सीट आपको दिया जा रहा है ना, उसको बहुत ही ध्यान से भरिए, और पहली बार दे रहे हो या चौथी बार दे रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर बार वो नया गेम है। उसमें मैं अपना ही अनुभव मैंने बताया था कि UPSC में मेरा गलत हो गया था खुद का ही। तो बाद में जब पेपर अच्छा गया तो मुझे लगा कि भाई कुछ भी हो जाए, तो यदि UPSC में आग लग जाएगा तभी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, अदरवाइज़ इस बार मेरा सिलेक्शन होगा। तो फिर हमने उसमें ठीक किया और उस बार रिज़ल्ट भी आया। तो कहने का मतलब है कि यदि रोल नंबर गलत भरा है तो यह भी तैयारी का पार्ट है। यदि आपने कुछ और उसमें गलत भरा है तो वह भी तैयारी का पार्ट है। ऐसा मत कहिए कि नहीं सर रोल नंबर हुआ छूट गया, तो रोल नंबर छूट गया ऐसा आप नहीं बोलना है, ठीक है ना। तो वो भी आपकी तैयारी का पार्ट है, रोल नंबर भरना या कौन चीज़ कहाँ भरना है। अपना साइन प्रॉपरली कर लीजिए, इन्विजिलेटर यदि आ जाए तो ठीक है, यदि नहीं हो तो उनको बुला के साइन करवा लीजिए, तमाम चीज़ें। और कहीं किसी को गाइड मत कीजिए, गाइड करने के लिए वहाँ पे सरकारी व्यवस्थाएं हैं। यदि आपके बगल में सबसे कमज़ोर निरीह प्राणी भी दिख रहा हो, क्योंकि देखिए सहायता मांगता हुआ व्यक्ति से मासूम कोई आदमी नहीं होता धरती पर, ठीक है। तो यदि वैसा निरीह प्राणी आपको दिख रहा है तो उसको सोचिए, हो सकता है ईश्वर ने आपको परेशान करने के लिए कोई ऐसा भेजा हो, मारीच के रूप में, हो सकता है। कैसे गौतम बुद्ध ने अपने बेटे को ही राहु कहा कि हमारे लिए बंधनकारी है। तो उन बंधनों से बचिए, प्रॉपरली जाइए। परीक्षा हॉल में आपको 1 घंटा पहले बैठा दिया जाता है आजकल, जाना पड़ता है 11 बजे तक। यदि 12 बजे से एग्ज़ाम है तो 10 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है। आप 9 बजे का टारगेट रखिए। ये नहीं कि लास्ट में जाके गेट पे चढ़ रहे हैं, जितना गेट पे चढ़ने में ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं उससे पहले आप पहुंच जाइए, कोशिश कीजिए। हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट है कि आप परीक्षा हॉल से उतनी ही दूरी पर हों कि सुबह में यदि पूरा रास्ता जाम हो जाए तो पैदल पहुंच सकें आप। एक भी, जैसे कि होता ना कि एक भी अपने यदि सुराग छोड़ा है नाव में तो पानी भर जाएगा। आप ये कैसे मांगे चले कि नहीं सब सुराग बंद कर दिया, एक छोड़े उसे पानी नहीं आएगा। आपको भाग्य पे भरोसा करना, ये कर्म की परीक्षा है। जब कर्म की पूर्णता होगी, भाग्य अपने आप जहाँ साथ देना होगा दे देगा। तो आपके हाथ में क्या है, कर्म करना। तो वहाँ पहुँचिए टाइम पर, किसी से उलझिए मत, प्रॉपरली बैठिए। अब बैठने पर भी एक मामला है, कभी नहीं जैसे हम ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे बैठ कर परीक्षा दे सकते हैं क्या कि नहीं चलिए दिखाई तो दे ही रहा है, कुछ पढ़ भी ले रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पर और यहाँ लिखने लगे, क्या परीक्षा इस पोस्चर में दे सकते हैं? पोस्चर तो बहुत कंफर्टेबल है, कंफर्टेबली तुमको यही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आराम से देख रहे हैं, इधर से कर रहे हैं, उधर से पानी में मांग लिए, पूरा तन के बैठे नहीं। सीट ऑन द एज कहा जाता है इसको, ऐसे बैठिए। परीक्षा में आपको बेंच या कुर्सी जो भी मिला है ना, उसके आधे भाग को छोड़ के अगले आधे में बैठिए और हमेशा ऐसे रहिए। ऐसे जैसे ही आप हो जाएगा तो आपका फोकस एरिया बस इतना ही बच जाएगा, इधर कौन क्या कर रहा है कुछ पता नहीं। आप इतने में रहिए और इतने सवालों को ही देखिए, बनाइए। अब उसमें भी कुछ सावधानियाँ हैं। क्वेश्चन को पढ़ के, चूँकि निगेटिव मार्किंग है, वैसे हमारी बात से कई लोग असहमत हो सकते हैं और कई लोग इस पर कमेंट भी कर सकते हैं उल्टा पुल्टा, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा एकदम फर्म इसमें आपसे आग्रह है
कि आप ये मान के चलिए कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग एज सच। आप 90 से 100 बनाने वाले कैंडिडेट हैं, आप 150 अटैम्प्ट कीजिए। आपका 90-100 आप कह रहे हैं ना कि सही होगा, तभी तो क्वालिफाई कर पाइएगा। तो 100 बनाकर 90 लाना संभव नहीं है। संभव है क्या? और बिना 90 आए सिलेक्शन संभव है क्या? नहीं सर। तो जब बिना 90 आए सिलेक्शन संभव नहीं है और 100 में 90 लाना संभव नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? सारा अटैम्प्ट करना। सारा अटैम्प्ट कीजिए और भूल जाइए, क्योंकि जब आप भूल गए थे पिछले, जब 67 से पहले जब ऐसा नहीं था, तो 120, 115, 116 भी लोगों के आते थे, हमारे यहाँ से ही आए। तो आप मान चलिए कि हमको 115, 116 करना है विदाउट नेगेटिव, और 30-35 गलत होंगे तो उसका नेगेटिव कटेगा, तो हमारा आंकड़ा वहाँ पर ठीक दिखेगा। तो ये करना है। दूसरा, क्वेश्चन को तेज़ी से पढ़िए। हमेशा ध्यान रखिए, जब 5th गियर में गाड़ी होती है ना, तो बहुत बैलेंस अच्छा होता है। गाड़ी जो है, ज़्यादातर जो एक्सीडेंट देखते हैं, भले वो हाई स्पीड के चलते एक आध एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन अक्सर जो स्पीड में लोग गाड़ी चलाते हैं ना, वो कम एक्सीडेंट करते हैं। अब 20, 25, 30 में जाकर ठोक देता है सब, क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल हायर स्पीड पर ज़्यादा होता है। तो आप तेज़ी से पढ़िए, कंसंट्रेशन से पढ़िए, और सवालों को निपटाते जाइए। अपने बेस्ट एरिया से शुरू कीजिए। यदि हमारा हिस्ट्री बेस्ट है, हमको लग रहा है कि नहीं कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, हिस्ट्री से शुरू कर लीजिए। और जो एक पर्टिकुलर एरिया करने के बाद, मान लीजिए आपने 50 सवाल या 40 सवाल या 30 सवाल कर लिया, तो एक एक सेगमेंट में उसको भरिए। लास्ट में भरने में मान लीजिए गलती से एक ऊपर नीचे हुआ तो 20 सवाल गलत हो जाएगा। 5-5 का ब्लॉक रहता है, तो ऐसे पूरा सेगमेंट ही खराब हो जाएगा। तो कभी भी, दूसरा, जैसे मान लीजिए 1 का ए आपने आंसर किया, जब तक वो ए में टिक ना हो जाए, दिमाग को डायरेक्शन दे दीजिए, 1 का ए करते हुए वहाँ जाइए, बीच में नहीं। कई लोगों ने देखा ना कि वो 1, 2, 3, वैसे 5 का ब्लॉक है, 5 कर लिए, और DABCB, अब हम आ रहे हैं जल्दी से हो जाएंगे, DABCB गलत, सबसे गलत प्रैक्टिस है। यदि डी की जगह बी मार दिया, बस सारा गलत लाइन से। तो आपको इधर करते भी जाना है और एक निश्चित समय पर उधर भरते भी जाना है। अब एक चिन्ह बना लीजिए अपना, कि जो भी हमारा डाउटफुल एरिया, जैसे कि कन्फर्म क्वेश्चन को करते जाइए ऐसे, और डाउटफुल वाले में कोई एक चिन्ह बना दीजिए, या तो चौकोर बना दीजिए, या स्टार बना दीजिए, कुछ बना दीजिए, या डबल टिक कर दीजिए। जिस पे हमें वापस आना है, उसको उस समय करने का हड़बड़ी मत पड़िए, हो सके तो, और वापस आके उसको दोबारा फिर देखिए। ऐसे 20-25 सवाल होंगे तो आपको क्या होना कि उसमें दिमाग, चूँकि सवाल आपने पढ़ लिया है, तो दिमाग अपना मेमोरी में काम कहीं ना कहीं बैक द एंड कर रहा है, और जब वापस आप आइएगा ना, तो उसका आंसर बता देगा वो। 25 में 10 का आंसर आपको मिल जाएगा, अब मान के चलिए। और मान के चलिए कि हम आज इससे फाइट करने आए हैं। जैसे पीटी परीक्षा में यदि क्वालिफाई करना है, तो एक मूल मंत्र यदि बोलना हो, तो हम बोलेंगे कि गो एंड फाइट, जाइए और लड़िए। क्योंकि झूठ यदि कोई नहीं बोले तो 100 सवाल से ऊपर किसी को नहीं आता है। 50 सवाल हर आदमी के लिए संकट है, 100 सवाल भी आते हैं, वो भी तेज विद्यार्थियों को या टीचर्स को। टीचर्स भी 30-40 सवाल के लिए उनको गूगल करना पड़ता है, या अपने चीज़ों को रीअफर्म करना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप फाइट नहीं करेंगे तो आंसर कैसे निकाल पाएंगे? आंसर जब आ जाए तो लगता है कि नहीं, यहाँ गैलीलियो नहीं न्यूटन होगा, सब आदमी बोलने लगेगा। लेकिन जब ऐसा सवाल पूछा जाए कि जिसके प्रोबेबल में गैलीलियो और न्यूटन दोनों होगा, तो न्यूटन का मान लीजिए फर्स्ट लॉ पूछ दिया, तो गैलीलियो का नियम है कि न्यूटन का नियम है बोल दे, तो आप आंसर दे पाइएगा? इनर्शिया का रूल किसने दिया? न्यूटन ने। लेकिन उसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बात कह रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्लोज कंटेस्ट होते हैं ना, जहाँ पर दोनों तरफ आंसर है, तो वहाँ आपको क्या करना है कि दोबारा सोचना है, और जो आपका मन कहे कि नहीं ये होना चाहिए, मार दीजिए। लेट द BPSC डिसाइड, लेट द कमीशन डिसाइड, ठीक है। आप अपना काम कर दीजिए। उसके बाद जैसे कुछ सवालों में क्या होता है कि वो बहुत लंबे लंबे सवाल होते हैं, वो टाइम किल करने के लिए जान के डाले गए होते हैं, आंसर लास्ट वाला होता है। तो इसलिए उन सवालों को जो है सतही तौर पर, मतलब पढ़ने से भी बचिए और बाद में उनको बनाइए। मैथमेटिकल सवाल में तो 0 और 1 आंसर हैं, तो देख लीजिएगा, संभावना उनकी ज़्यादा है सही होने की, यदि आपको आंसर नहीं आ रहा है तो, ठीक है। लेकिन मैथ के सवाल बना के गेस कीजिए। जैसे आपको नहीं आ रहा, हम जान रहे नहीं आ रहा, कुछ भी लॉजिक आपको समझ में आ रहा है ना, उस लॉजिक से उसको टेस्ट कीजिए। फॉर्मूला यदि डायरेक्ट याद नहीं भी आ रहा, तो एक लॉजिक तो आएगा कुछ ना कुछ। अब ए जा रहा है बी की तरफ, बी जा रहा है साउथ की तरफ, साउथ से नॉर्थ है, तो कुछ चित्र बनाइए, फाइट कीजिए और फिर आंसर कीजिए। फाइट करेंगे
दुनिया का सबसे आसान एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है। क्यों? क्योंकि वही क्वेश्चन है, उसके नीचे आंसर है। इससे आसान कुछ होगा? केवल खोजना है, और खोजने के लिए क्या चाहिए? दिमाग और प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए, लॉजिकल ब्रेन चाहिए। ये कब होगा? जब आपने प्रॉपरली नींद लिया है, प्रॉपर डाइट में है, प्रॉपरली आए हैं, कहीं से फाइट नहीं किया, केवल क्वेश्चन से फाइट करना है। अब पता चला कि एक रात पहले जाग गए, भरदम चिकन मटन खा लिए, किसी से लड़ते झगड़ते आए और उल्टी कर दिए। ज्ञान को उल्टी करना है ना, डायरेक्ट उल्टी तो नहीं करना वहाँ पर। तो वैसा भी लोग कर देते हैं। तो इस चीज़ को एकदम आत्मसात करना कि एक एक क्वेश्चन हमारे लिए एकदम ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह महत्वपूर्ण है। हर सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन तेज़ी से बढ़ना है। ये नहीं कि उसी पर रिसर्च करने लगे। ऑन द एज बैठिए, तेज़ी से पढ़िए और आगे बढ़िए। एक वैज्ञानिक फैक्ट है कि 45 मिनट तक ब्रेन आपका एक फॉर्म में काम कर सकता है। इसीलिए हमारे क्लास की घंटियाँ 45 मिनट्स की होती थी। 45 मिनट के बाद ब्रेन एक बार जाता है सुस्ती में कि भाई तुम कितना भी काम करो, हमारा टाइम हो गया, थोड़ा सा हम रिलैक्स करेंगे। तो ब्रेन जब सुस्ती में जा रहा है, 45 मिनट के बाद वो एक बार चौक मारेगा। देखिएगा कि आपका उसमें 2-3 सवाल लगातार गलत हो जाएगा। आप देखिए इतना बड़ा सही हो रहा था, अचानक से गलती कहाँ शुरू हो गया? गलती शुरू नहीं हुआ। आप अपने साथ एक पानी का बोतल यदि अलाउड है तो रखिए, ट्रांसपेरेंट बोतल शायद अलाउड है, वो रखिए। उसमें एक आध चम्मच ग्लूकोज पहले से डाल दीजिए, ठीक है। और उस 2 घूंट उसी 40-45 मिनट के बाद, खुद भी ब्रेन जाए सुस्ती में नहीं जाए, 40 मिनट के बाद आप पी लीजिए एक आध ढक्कन। आप पी के रिचार्ज हो जाइए। अपने हाथ को से रगड़ने में तो मना नहीं है, रगड़ के आंखों पर रखिए, पीछे गर्दन पर रखिए, ताकि आपका दोनों तरह का ब्रेन एक्टिव हो जाए, ब्रेन भी और मेरुदंड वाला ब्रेन है वो भी। तो रिचार्ज कर दीजिए उसको। मुश्किल से 10-20 सेकंड लगना है। 10-20 सेकंड के बाद आप जो दोबारा उस पर अटैक करेंगे, फिर 45 मिनट आपका एकदम बढ़िया चलेगा। फिर 45 मिनट पर एक बार फिर कर दीजिए, 2 बार पूरे परीक्षा में। अब बाहर कौन जा रहा है हजार, उसको ताकिए मत, अपना ही फोकस रखिए। रिचार्ज खुद को कीजिए और क्वेश्चन पे लगी। क्वेश्चन में भी बहुत सारे चीज़ों में देखिए भाषा के आधार पर केस होता है। तो कभी भी जहाँ कन्फ्यूजन हो, तुरंत इंग्लिश पढ़िए। वैसे कोशिश कीजिए कि मोस्टली हम इंग्लिश पढ़ें यदि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो। और अंग्रेजी वालों से तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इंग्लिश वाले भी कभी कभी जहाँ फंसे वहाँ हिंदी देख लें, इससे बहुत फ़ायदा होता है। जब हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के देखेंगे तो तेज़ी से पढ़ेंगे तभी होगा। ये नहीं कि लास्ट में समय नहीं बचा। बीपीएससी के परीक्षा में समय नहीं बचे, यह संभव नहीं है, क्योंकि पर्याप्त समय रहता है। आने वाले के लिए बहुत समय है, नहीं आने पर तो दिन भर बैठे रहिए। तो हिंदी पढ़ लीजिए। हिंदी वाले जब इंग्लिश पढ़ेंगे, कई जगह पे पिछले बीपीएससी में देखा कि केवल इंग्लिश जिसने पढ़ा है 3-4 सवाल उसका ज़्यादा सही एक्स्ट्रा सही हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में उसकी गलत व्याख्या, गलत शब्द लिख दिया। अब मान लीजिए पूछा कि हाइड्रा के मोशन को क्या कहते हैं, हिंदी में ऑप्शन देगा सोम रसा तिरंग गति। समझ में आएगा? उसका सही में नाम सोम रसा तिरंग है, लेकिन इंग्लिश में लूपिंग मोशन लिखा होगा, आसान लगेगा कि लूप बना के चलता है। एक बार उसका मुंह पैर बन जाता है, फिर दूसरी बार पैर मुंह बन जाता है, टक 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 जैसे कि। और हम लोग जब क्लास में पढ़ाते हैं बताते हैं कि बेवड़े जैसे चलते हैं। शराबी पीने के बाद क्या करता है, सीधे सर ही दे देगा नाली में। सपोर्ट कर अब देता है। पैर हाथ इसे पीछे करके नाली में सर दे देगा, और जब निकलेगा तो पूरा उसके अंदर घुसा हुआ। तो का ये कला है, लोग फिर भी देते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का सवाल चल रहा है, तो इस क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है। मान लीजिए आप अभी अपने बाबर किसी क्वेश्चन का कंफर्म जानते हैं कि बाबर आंसर है, तो अगले का जो है ना वो बाबर के आगे का होगा। ये नहीं कि अब एक बार आप जहांगीर तक पहुंच गए हैं और उसके बाद वाले सवाल का आंसर बाबर नहीं होगा। माइन्यूटली बात बता रहे हैं। जैसे यदि कोई सवाल है जिसका कंफर्म आंसर जहांगीर है, तो उसके बाद वाले सवाल का जहांगीर का बेटा पोता ही होगा। ये नहीं कि उसका अकबर जवाब नहीं हो जाएगा। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस छोड़ दिया जाए तो ये क्रम चलता है। हर एक सेगमेंट के जो आखिरी सवाल होते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपको इतिहास बना रहे हैं, तो इतिहास लगातार चल, उसके लास्ट के जो 10-12 सवाल होंगे वो आसान होते हैं। शुरू के सवाल टफ होते हैं। क्यों? क्योंकि बनाने वाला भी शुरू में अपना पूरा जोर लगाता है, बड़े बड़े सवाल निकालता है, लास्ट में वो फिर वो खाना पूर्ति हो जाता है। तो इसी कारण से वो आसान होते हैं। आप मिला के देखिएगा, लास्ट किसी मतलब साइंस का ही बाद वाला सवाल इजी होगा, शुरू वाला सवाल टफ होगा। तो टफ देख के घबराना नहीं। जब भी कोई टफ चीज़ आए सोचिए कि अरे ये तो सबके लिए है, हम अकेले थोड़े हैं। और आखिरी सवाल छूटना नहीं चाहिए। आपने कई बार क्लास के भी जब हम टेस्ट लेते हैं या सर लेते हैं, तो लास्ट वाले जिन लोगों ने छोड़े उनको दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ? उनके स्कोर कम आए, और जिन्होंने सारे अटेम्प्ट किए उनके स्कोर सही रहे। तो ये एक पैटर्न चलता है। दूसरा, भाषा के आधार पर हम जो बता रहे थे, भाषा के आधार पर भी सवाल के जवाब मिलते हैं। मान लीजिए पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में इसमें से कौन सा अभयारण्य पड़ता है,
तो नाम से आप गेस कर सकते हैं कि इसमें कौन सा मध्य प्रदेश का हो सकता है। अब दाची गांव तो मध्य प्रदेश में नहीं होगा ना, नाम से ही लग रहा है कि दाची गांव। टोडा नहीं ना होगा मध्य प्रदेश में, तो कान्हा उन्हा टाइप का नाम मध्य प्रदेश टाइप लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो भाषा, यदि बोला कि टोडा जनजाति कहाँ है, तो टोडा जनजाति कभी भी हिमाचल की नहीं हो सकती है, ऑप्शन में जरूर हिमाचल होगा। तो यह देखिए, ऑप्शन में यूपीएससी बीपीएससी जंप नहीं देता है, ऑप्शन में यूपीएससी या बीपीएससी जंप नहीं देता है। दूसरा, कभी भी किसी को सहयोग नहीं करना है। ये नहीं कि हम जिंदगी भर की बात नहीं कर रहे हैं, परीक्षा हॉल की उस 2 घंटे में आप स्वार्थी, विद्यार्थी का सबसे प्रमुख गुण है स्वार्थी होना। क्योंकि जो स्वार्थी नहीं होगा ना, उसका उस समय भी काम खराब होगा और बाद में नाम खराब होगा। कि आप यदि अभी ही देख लीजिए, जो लोग ज़्यादा दूसरे की मदद करते हैं उनको बाद में क्या होता है, सदमा लगता है। बेसिक है, आप जाके किसी आंटी का सिलेंडर लाइए, उनका पंखा ठीक कीजिए, बल्ब चेंज कीजिए। लड़का तो ठीक था, पढ़ता नहीं था, लास्ट में आपको कमेंट यही मिलने वाला है। हाँ, एक बार नहीं कीजिएगा तो सारा कुछ आ जाएगा। तो आप स्वार्थी बनिए, अपने पे फोकस रहिए। अपने से मतलब ये नहीं कि किसी को समझा रहे हैं, कुछ नहीं, वहाँ से निकल के खूब समझाइए कि हम तो सब सही कर दिए, चाहे नहीं किए जो भी किए। तो लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं, वहाँ पर अपना एकदम एक एक क्वेश्चन से लगे कि हीरा मोती बटोर रहे हैं। फाइट कीजिए, और यह अभी नहीं तो कभी नहीं वाले तर्ज में हमेशा जीतने के लिए खेलिए, हार टालने के लिए नहीं। देखिए, 2 अप्रोच है ये, प्ले टू विन और एक होता है नॉट टू लूज। तो अभी आपको कैसे खेलना है, प्ले टू विन, जीतने के लिए। और ये जो 4-5 दिन बचे हैं आपके पास ना, ये 4-5 दिन में ये सब संभव है। इसमें हम आपको एक सहयोग ये करेंगे, जो भी आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं या हमारी बातों को सुन रहे हैं, कि हम लगभग 500 से ऊपर आपको केस क्वेश्चन देंगे, जो हर बार हम देते हैं, और प्रयास करते हैं कि उसमें से कम या तो डायरेक्ट या उसके जैसे सवाल आप टकरा जाए। तो वो भी आज शाम तक आपको मिल जाएगा। और जो कि इसके जो वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग उसका लिंक भी लगा देंगे, ताकि आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वो गेस है आपके सपोर्ट में, जैसे कि आपके पास चावल दाल सब तैयार है, तो चटनी चोखा अचार नहीं होता है, उसका सपोर्टिव मटेरियल है ये। मेन मटेरियल आपकी किताबें ही हैं, मेन मटेरियल आपका टेक्स्ट बुक है, स्टडी मटेरियल है। उसके बाद यदि आपको लगता है कि नहीं अब हमारे पास समय नहीं है, तो एक बार हमने जो आपको प्रोवाइड किया है वो मटेरियल ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि कुछ सवाल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इससे ज़रूर आ जाएंगे, जिनकी संख्या 20 से 50 कहीं भी हो सकती है। ठीक है, वह भी बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। ये जो 5 दिन है ना, रिवीजन के मोड में आप रहेंगे, इसमें हमेशा ध्यान रखिए कि जितने विषय हैं ना, हर विषय में स्कोर करिएगा, तभी जाकर रिजल्ट होगा। ये नहीं कि हिस्ट्री मेरा ठीक है तो कर लिए, पॉलिटी ठीक है कर लिए, और इकोनॉमिक्स कमज़ोर है कह के लिए पढ़ेंगे नहीं। सबको थोड़ा बहुत पढ़ना है, इसलिए विषय सब महत्वपूर्ण है। पॉलिटी 10 सवाल ही है, लेकिन बहुत लॉयल है। एक क्रम से पॉलिटी को उठाइए और ख़त्म कर जाइए, हो जाएगा। दूसरा, यदि आपका इकोनॉमिक्स है, कम ही आता है, तो कम से कम हमने बताया ना कि दर्पण के अतिरिक्तांक के शुरुआती कुछ पन्ने पढ़ लीजिए। और जो मेजर 2-3 टॉपिक्स है, मनी एंड बैंकिंग और ये सब, आरबीआई से उसका लेटेस्ट डेटा देख लीजिए। और लास्ट में जो सवाल हैं, उन सवालों से कुछ बना लीजिए। इतना भी इकोनॉमिक्स में करके जाइए कम से कम। मैथ्स में जो 4-5 मेन टॉपिक है, उनका फार्मूला देख लीजिए। ज्योग्राफी में आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को मैप के थ्रू देख लीजिए, और इंडियन ज्योग्राफी का डेटा के साथ सपोर्ट करके देख लीजिए। ठीक है, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में एंशिएंट और मेडिवल को थोड़ा तेज़ी से पढ़ जाइए, मॉडर्न को थोड़ा रुक के पढ़िए, क्योंकि इसका डेटा डायरेक्ट और ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। ठीक है, उसी तरीके से यदि साइंस में आएंगे, तो मैंने बताया था कि जैसे ह्यूमन डिजीज़ है, इसको जैसे कि आपका बैक्टीरिया से क्या रोग होता है और वायरस से क्या होता है, इसको चार्ट वाइज अपना अलग अलग करके देख लीजिए। इस तरीके से साइंस में जैसे लाइट है, लाइट मैंने बताया था, लाइट वाले सवाल में कंसेप्चुअल सवाल पूछ रहे हैं कथन के तौर पे। तो आप देखिए कि कोई भी इन्फॉर्मेशन पार्ट है ना, तो उसको कैसा सेंटेंस दे सकता है, इसको ध्यान रखिए कथन के तौर पर। तो ऐसे ऐसे करके हर एक विषय का एक कोर कंसेप्ट है। उस कोर कंसेप्ट को 3-4 दिन में, ऐसा कुछ नहीं है, पहले से आपका किया हुआ है, थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाइए, कोर कंसेप्ट को देख लीजिए, और परीक्षा हॉल में जाइए। और अंतिम वर्ड क्या है, गो एंड फाइट, गो एंड गेट इट। कहीं से भी इसको बहुत बड़ा मत बनाइए, बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है, यह सामान्य परीक्षा है। बस आपके लिए दिक्कत क्या है कि आप इसको सामान्य तरीके से रह नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि बहुत असामान्य चीज़ है। नहीं, सामान्य तरीके से यदि प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो एंड रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट को फॉलो करेंगे, अगली बार फिर प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा।
छोटी सी बात है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट को खूब फॉलो करेंगे, अगली बार फिर उसी प्रक्रिया में वापस आना पड़ेगा। तो वैसा नहीं हो, वैसा आपके साथ कभी भी ना हो, ऐसी शुभकामना है। और किसी से भी अभी बहस में मत पड़िए, मतलब अभी 4-5 दिन जो है ना, इसमें भी कि इस सवाल का क्या जवाब होगा, इसका क्या जवाब होगा, नहीं, तुमको जो जवाब लग रहा है तुम समझो, हमको जो लग रहा है हम समझे। बात हमको जो पढ़ना था समझना था समझ गए। अध्ययन मनन का दौर बीत गया है, चिंतन का दौर है। पढ़िए सोचिए, पढ़िए सोचिए, पढ़िए सोचिए खुद ही। दूसरा, जब दूसरे कोई चाहे तो आप डिस्टर्ब मत होइए, आप चाहें तो डिस्टर्ब होइए। जैसे डिस्टर्ब का मतलब क्या है कि यदि हमको 10 मिनट घूमना है तो रात को 12 बजे ही मन करेगा हम घूमेंगे उठ के, क्योंकि हमको लग रहा है कि 10 मिनट घूमने के बाद हमको 2 घंटे पढ़ाई हो जाएगी। अभी नहीं कि हम पढ़ रहे हैं फुल मनोयोग में और कोई आया, ए बाहर निकल, आते हैं 10 मिनट घूम के, नहीं, अभी हम पढ़ रहे हैं, नहीं निकल सकते, चाहे तुम बुरा मानो या भला। तो अपनी शर्तों में, यदि आपको खाने का मन है तब खाइए, मन नहीं कर रहा मत खाइए। घर में भी बोल दीजिए, या जहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, यानी आपको एकदम राजा की तरह रहना है, अपने मन का राजा, जो कि अपने काम को अपनी सहूलियत से करे। और सहूलियत क्या है कि वही काम करना है जिससे पढ़ाई में सहायता हो। पगली पढ़ाई का दौर है, इसको पगली पढ़ाई में कहते हैं। जितना पढ़ सकते हैं, जितना पलट सकते हैं पलटिए, फाइनली यही आपको रिजल्ट देगा। और मुझे पूरा भरोसा, देखिए 2 चीज़ें इसमें बड़ा क्लियर है, 4.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है और 2000 क्या उससे प्लस सीटें हैं। हमारे हिसाब से 22-23 हज़ार इसमें रिजल्ट आएगा। 22-23 हज़ार रिजल्ट जब आना है तो कट ऑफ आपका, भले ये टारगेट कट ऑफ ही कर सकते हैं इसको, सैम्पल कट ऑफ, चूँकि हम जिस दिन पीटी हो जाएगा तो कट ऑफ आपको बताएंगे। लेकिन अभी से मेरा अनुमान है कि जनरल मेल के लिए इस बार कट ऑफ आपको 87-88 रहेगा। कितना? 87। और बाकी लोग अपना अकॉर्डिंगली कम करके देख लेंगे। फीमेल हैं तो 3-4 कम कर लें उससे, EWS, क्योंकि सबसे तेज़ी से किसी का यदि ग्राफ बढ़ा है ना पिछले दिनों में, तो EWS फीमेल का बढ़ा है। पहले इनका मेल से 10 का गैप था, अब ये 4-5 पर आ गया है और ये फिर 2-3 पे आ जाएगा। और EWS फीमेल का ग्राफ जब बढ़ जाएगा तो फिर समझिए कि गैप कम हो जाएगा। और उधर आपको सबसे टफ जो फील्ड बना है वो OBC मेल का बना है। OBC मेल अब कहीं से भी कोई फ़र्क ही नहीं है, OBC होने का आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि लगभग जनरल के नेक टू नेक है। और यह अच्छी बात है, क्योंकि इसका ये शो करता है कि इस व्यवस्था से लाभ हुआ है और सबने पढ़ाई करना शुरू किया है और एक लेवल पार कर गए हैं। तो ऐसे ही एक लेवल आएगा तो किसी दिन ये आरक्षण अनुपयोगी हो जाएगा, फिर सब बराबर आ जाएंगे। लेकिन अभी टाइम लगेगा। लेकिन जब तक ये आरक्षण व्यवस्था है और जिसको जो मिल रहा है, हमारा कहना उसका लाभ लीजिए। ऐसा नहीं कि हम तो थे कैटेगरी में, सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, तो आप डिजर्व करते हैं कि आपका ना हो। सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनवाया, यह भी आपकी तैयारी का ही पार्ट है। तो पूरी तरीके से अपना सारा कुछ कर लीजिए। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको अपने पे फोकस करना है। परीक्षा में कैसे जाएं, कहाँ जाएं, कैसे रहें, क्या खाएं, इन चीज़ों को भी फोकस कर लीजिए। 4-5 दिन एकदम मनोयोग से रहिए और परीक्षा हॉल में जाके कंसंट्रेशन के साथ फाइट कीजिए। बाहर आने के बाद खुद ही आपको किसी से फाइट करने का मन नहीं करेगा, थके हारे रहेंगे, अपने घर आइए। डिपेंड करता है एग्जाम कैसा गया। एक और छोटी सी बात, मोबाइल को खूब यूज कीजिए, गाना सुनने के लिए नहीं, डेटा निकालने के लिए। डेटा माइनिंग कीजिए, कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी और से नहीं, मोबाइल से। ऐसे एक सेंटर पे एक बार मैं गया था, परीक्षा गया, तो जब बाहर मोबाइल दिया जाने लगा तो सब खोद खोद के तुरंत, अरे देखो तो कपिल देव 434 विकेट कब लिया था, ये देखो तो ये भाभा वाला क्वेश्चन का आंसर क्या था, अरे वो बिहार का जो पूछा था वन वाला आंकड़ा वो कितना % है, अरे देखो ना वो जो ये गेंडा वाला कहाँ पर है, जिसका एक सिंग वाला गेंडा रखता है। सब एक दूसरे से पूछ रहा है और एक दूसरे को मोबाइल में वो खोज रहा है। बोले भाई साहब, हम बोला कि बताओ कि सब चीज़ जितना सीरियसली अभी खोज रहे हो बैठ के खाने के दुकान पर, हैं? ये चीज़ जब पढ़ाई करते नहीं खोज सकते थे, जब परीक्षा की तैयारी करना था कि देखो तो भारत में कितना रेलवे जोन है, देखो तो कि सोडियम नाइट्रेट और इसमें मिलाने से क्या निकलता है, ये देखो तो कितना तरह का सोडा होता है, देखो तो भारत में गेंडा वाला अभयारण्य कहाँ पर है, या बंदर जिसको चश्मा लगा हो उस बंदर का अभयारण्य कहाँ पर है, स्पेक्टिकल लंगूर कहाँ पाए जाते हैं। तो अभी आप नहीं ढूंढ सकते, तो अभी ढूंढ रहे हैं कि अरे अल्लू अर्जुन आइल हलो, तो ला अल्लू अर्जुन के देखे खातिर चढ़ गिलो, तो कौन सी पे चढ़ गिल रहा, साउंड बॉक्स पे चढ़ गया था। तो जिस देश में इतना बेरोजगारी है,
तो आसान है कंपटीशन निकालना। हम तो कहते हैं पहले से बहुत आसान हो गया कि 90% जनता क्या 95% जनता रील्स में लगा है, जो 5% नहीं लगा है और रील्स में कुछ और ढूंढ रहा है, मोबाइल में कुछ और कर रहा है, उसका रिजल्ट कौन रोक लेगा। और यदि आपका कोई किसी से दुश्मनी है, उसको आदत लगा भाई बहुत बढ़िया रील है, भेज दो उसको, पढ़ते रहेगा अपना उसी पर, ठीक है ना। तो मोबाइल को अपना दास बनाइए। यू आर द मास्टर ऑफ दिस इक्विपमेंट, नॉट द स्लेव। दिस पर्टिकुलर इक्विपमेंट इज योर स्लेव। इसको अपने सुविधा अनुसार, अपनी ज़रूरत अनुसार और अपनी मात्रा के अनुसार यूज़ कीजिए, और तब देखिए कि इसके परिणाम कितने शानदार हैं। पहले हम लोग जब तैयारी करते कितना मुश्किल होता था कि जब हम लोग परीक्षा दे के आते थे तो इतनी किताबों से घिर, तो थका हारा शरीर, ऊपर से सब सोर्स बुक, केसी श्रीवास्तव उधर, सुमित सरकार उधर से निकाल रहे हैं, गोयल की किताब उधर से, NCERT अलग से माना के। तो जब 4-5 किताब पढ़ते थे, उधर रामचंद्र शुक्ल का किताब इतना मोटा मोटा, फिर हिंदी अकादमी की किताबें निकालते थे, तब जाके हिस्ट्री में केवल मॉडर्न वाला मैटर जो है सॉल्व होता था। एक लड़का बोला किसी भी UP PCS का रिजल्ट आया था, किसी का नहीं हुआ था, हम लोग गए थे बड़े भैया को सांत्वना देने की नहीं हुआ है। वो बेचारा माथा पटक के रो रहा है कि बताइए हम 50 किताब पढ़े हैं हिस्ट्री में और तब मेरा नहीं हुआ, मतलब रो रहा है बेचारा। मेरे साथ एक तो गया था, उसको बोला कि हम तो 60 किताब पढ़े हैं। तो 50-60 लोग किताबें पढ़ते थे एक विषय को कमन करने के लिए। मान लीजिए ठीक है, वो गलत परंपरा था, चूँकि जब हम लोग अनुभवी हुए तो ये पता चला कि 5-7 किताबें ही काफ़ी हैं, 50-60 पढ़ना ही गलत है, ठीक है। क्योंकि पूरी तैयारी में सबसे बड़ा जो पहलू है वह यह जानना है कि व्हाट नॉट टू रीड, क्या नहीं पढ़ना है। यह जो जान गया वही परिणाम तक पहुंच जाता है। नहीं तो अनाप शनाप पढ़ते रहिए, ज़िंदगी भर रिसर्च करते रहिए, तो आपको क्या करना है, शोधार्थी नहीं बनना है, परीक्षार्थी बनना है, ठीक है ना। परीक्षा को क्लियर करना है और फिर तुरंत मेंस के मोड में आना। PT में पूरा जान लगाइए, इसलिए कि यह एकमात्र एग्ज़ाम है जो उसी दिन तय करता है कि आप अगले दिन से मेंस पढ़ेंगे कि अगले दिन से PT पढ़ेंगे। कल्पना कर सकते हैं। अभी आपके पास इसको U-टर्न कराने का समय है, तो आप खूब मनोयोग से पढ़िए और जितना पढ़ लीजिए अंत में जाकर भगवान से या जिस भी सत्ता को मानते हो प्रणाम करके बोल दीजिएगा कि हे भगवान जो पढ़े हैं ना उसी में से आए। इतना तो भगवान मदद करेंगे आपको। पावर भी जनरेट कीजिए। आध्यात्मिक बल से कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो अभी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो कब, अपना कर्म करने के बाद। हमारे समझ से जैसे कल परीक्षा है ना, तो आज शाम में जितना पढ़ना पढ़ लीजिए, रात में नहीं पढ़ना चाहिए। 7-8 बजे तक आप खूब बढ़िया से पढ़िए, 9 बजे तक हार्डली पढ़िए, खाना पीना खाइए, सो जाइए। अगले दिन तो एकदम भूल के मत पढ़िए। लेट योर मेटल भी रिवाइंडेड, वो पूरा रिवाइंड होकर एक जगह सेट कर जाएगा। जैसे खूब हम लोग मोटर चलाते हैं, छोड़ते हैं तो क्या होता है, सटर करके फिर वो सेट कर जाता है। ये जो सेट है ना, ये रिचार्ज है अगली दौड़ के लिए। इससे आपका 2-3 सवाल जो लास्ट में आप अंतिम दिन पढ़ेंगे ना, वो गलत हो सकता है, ऐसी संभावना है, लेकिन ये 20-25 सवाल जो आपके गलत होने की संभावना उसको सही करा देगा। एक थका हुआ दिमाग जो परीक्षा के 2 घंटा पहले भी थक ही रहा है, 2 घंटे में जाके अपना बेस्ट एफर्ट नहीं कर सकता है, आप इसको मानिए। तो जो होता क्या है कि हमने मान लीजिए कोई आंकड़ा देखा कि फलना चैम्पियनशिप में ये आदमी जीत गया और वही तुरंत आ गया, तो आपको लगता है अरे हम अभी पढ़े थे वही आ गया। लेकिन आप उसमें कई ऐसे सवाल जो आप गेस कर सकते थे, आपने उसको गेस नहीं किया डर के मारे। तो इसलिए आप उसको संभव हो तो सुबह में मत पढ़िए, एकदम फोकस रहिए कि हमको एग्ज़ाम देना। खुद ही दिमाग रिकॉल करता रहेगा, बार बार कुछ आएगा जाएगा, उससे परेशान मत होइए। ये सबके साथ हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और परिणाम आएगा। जितने भी प्रश्न हैं नहीं को ज़रूर अंडरलाइन करके पढ़िएगा कि इसमें से कौन सही है और कौन नहीं है। 10 आदमी ऐसा गलती करके आ जाता है। दूसरा, कभी भी जब हलुआ सवाल जो है ना, उसको हलुआ मत समझिए, बबुआ सवाल को बबुआ मत समझिए। जैसे वो सवाल आएगा ना, हड़बड़ा के, एक बार UP PCS के परीक्षा में पूछ दिया कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है। अब पहला ऑप्शन में परवत मुशर्रफ लिखा था और आखिरी ऑप्शन में परवेज मुशर्रफ। इतना बड़ा मतलब बच्चा वाला सवाल बना दिया इसको। 25% जनता परवत मुशर्रफ को रंग के टाइट हो गई थी। उसके बाद परवेज मुशर्रफ लास्ट में था। अब्दुल कलाम और अबुल कलाम आज़ाद दे दिया था, ऐसा कर दिया, मार दिया अब्दुल कलाम मार के चले। तो आपका कन, इसलिए जो आपका आसान सवाल है ना, ये डिसाइसिव होते हैं। क्योंकि आसान में यदि आपने गलती किया तो क्या किया, आपने अपने अपोनेंट को मौका दे दिया।
और जो मुश्किल सवाल को सही करके इसको फिर आप काउंटर करेंगे, तो ये ज़्यादा बढ़िया है ना। इसलिए ह्यूमन एरर को मिनिमाइज करने का तरीका क्या है, आसान सवालों को कंफर्म कीजिए और जो टफ सवाल हैं उनसे फाइट करके ले आइए आंसर। गेस करने में क्या होता है कि जैसे 4 ऑप्शन है ना, तो आप ये पहले उसमें निकालिए कि इसमें से 2 कौन नहीं होगा, 50-50 तो 50 पे आ जाएगा। अब आप क्या है 1/3 नेगेटिव में 50-50 गेस करेंगे तो आपका हमेशा कमांड ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे बहुत सारी बातें मैंने पहले भी बताई हैं, आगे बताएंगे, और कल परसों कुछ चीज़ें जो अंतिम मोमेंट में देखना चाहिए वो हम यूट्यूब पर डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही है कि गो एंड फाइट, गेट द रिजल्ट। खूब लड़ाई कीजिए एकदम, किससे, क्वेश्चन से, उसके ऑप्शन से, और तेज़ी से पढ़िए, आराम से हो जाएगा। और जो बातें मैंने बताई हैं सिटिंग ऑन द एज, तमाम चीज़ों को ढंग से कीजिए, आपका रिजल्ट आएगा। ऑल द बेस्ट।